आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर इस चैप्टर के अंदर गिवन मैट्रिक्स में से अगर हमें पूछा जाता है कि क्वेश्चन में फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, इन दैट केस हमें जो भी आइगन वैल्यूज मिलती है वो दो केसेस के ऊपर डिपेंड हो सकती है। एक तो मिली हुई आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होगी, यानी कि सारे के सारे वैल्यूज कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर आइगन वैल्यूज रिपीटेड होगी। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते वक्त तो पहला पॉइंट क्या होगा, द आइगन वैल्यूज में बी डिस्टिंक्ट और रिपीटेड आइगन वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक हो सकता है या फिर सेकंड पॉइंट हो सकता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स एक तो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर ये जो आइगन वैल्यूज के टाइप हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे वो दोनों हो सकते हैं, यानी कि नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज रिपीटेड या फिर आइगन वैल्यूज नॉन रिपीटेड भी हो सकती है, दैट इज डिस्टिंक्ट भी हो सकती है। तो अब तक के पहले 3 लेक्चर में हम लोगों ने जो पॉइंट अभी डिस्कस किया था उस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे, यानी कि पहले 3 लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए थे वो क्वेश्चंस कैसे थे, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के थे, और उसके ऊपर हम लोगों ने विद डिस्टिंक्ट रूट्स और फिर रिपीटेड रूट्स के साथ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे। रूट्स यानी कि आइगन वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन में भी हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर ही फाइंड आउट करना है, लेकिन दिया हुआ मैट्रिक्स कैसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा है। तो इसका मतलब अभी हम लोग जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे उसके मैट्रिक्स कैसा दिया हुआ है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का टाइप देखना या फिर ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको ही फॉलो किया तो भी चल जाएगा अपना काम। बस क्वेश्चन में उन्होंने मैट्रिक्स के टाइप को मेंशन किया हुआ है तो उसके लिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अगर एग्जाम में आप लोग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर सॉल्व करते वक्त टाइप ऑफ मैट्रिक्स नहीं देखते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लोग सेम प्रोसीजर से उसका सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर सकते हो या फिर सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते पहले तो, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन हेडिंग में वैसे ही दिया है। इसी का मतलब क्या होता है, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस ऑफ द फॉलोइंग का मतलब क्या रहेगा, उन्होंने आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट करने पूछा है। ठीक है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रीड करेंगे रो वाइज। फर्स्ट रो में एलिमेंट दिए 8 -6 2, सेकेंड रो में एलिमेंट दिए -6 7 -4, और थर्ड रो के एलिमेंट है 2 -4 3। आर द वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो वेक्टर्स आएंगे तो उन वेक्टर्स को उन्होंने पूछा है कि वेक्टर्स कैसे इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये भी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग इस एरो से शुरुआत करेंगे। उन्होंने मैट्रिक्स को नेमिंग ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में ही राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देंगे। राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद गिवन मैट्रिक्स को हम लोगों को डिटरमिनेंट के अंदर लिखना होगा, यानी कि एक वर्टिकल बार आ जाएगा डिटरमिनेंट का, और डायगोनल एलिमेंट से हमें माइनस लैम्बडा पुट करना होगा और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख देने होंगे। ठीक है, ये 8 डायगोनल एलिमेंट्स का पार्ट है, यानी कि A11 पोजीशन का पार्ट है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, हमें 8 माइनस लैम्बडा करना होगा। तो ये 8 माइनस लैम्बडा किया, नीचे के एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे, तो ये -6 और ये 2 एज इट इज़, ये -6 एज इट इज़, यहाँ पर क्या रहेगा, ये 7 माइनस लैम्बडा बन जाएगा, और नीचे ये -4 एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़, ये -4 एज इट इज़, यहाँ पे क्या रहेगा 3 माइनस लैम्बडा, और लास्ट में ये वर्टिकल बार लगा देंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट के लिए, और ये इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन से देखो इस डिटरमिनेंट का अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगी जिसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो वही वाला पार्ट किया जा रहा है, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक क्या है, 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स था, उसके कारण हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्टली लैम्बडा क्यूब लिख देंगे। इसके बाद हमें सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 3 10, और 10 + 8 कितना हो जाएगा 18। लेकिन साइंस कैसे देने होते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन देने होते हैं, तो पहला प्लस से शुरू होगा तो उसके बाद माइनस देना होगा, और सम कितना आया था डायगोनल एलिमेंट्स का 18 आया था। ठीक है, 7 + 3 10, 10 + 8 18, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -18 लैम्बडा स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद थर्ड एलिमेंट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट कॉर्नर के क्या कहा, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर की तरफ से 4 एलिमेंट कंसिडर करने होंगे। वो कितने होंगे देखो, 8 7 से कितना होगा 56, 8 7 से 56, -6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, +36, बिफोर दैट माइनस साइन देना होगा, यानी कि 56 - 36 करने पर आंसर कितना आएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। वो उस 20 को हम लोग यहाँ पे साइड में लिख देंगे, ये 20 साइड में लिखा। उसके बाद अभी राइट कॉर्नर में, ठीक है, राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ से 4 एलिमेंट का हमें डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो 7 3 से कितना होता है 21, -4 इंटू -4 +16,
21 माइनस 16 करने पर आंसर कितना आएगा +5, राइट। तो वो +5 को पहले वाले जो 20 आंसर मिला था उसमें ऐड करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अभी एक्सट्रीम कॉर्नर लेने, क्या कहा, एक्सट्रीम कॉर्नर, यानी कि 8, 2, 2 और ये 3, इनका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो 8 3 कितना होगा, 8 3 होगा 24, 24 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो 8 3 होता है 24 माइनस 4 करने पर आंसर कितना आएगा 20 आएगा। तो वो आंसर इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो आंसर कितना बनता है ये 20 + 5 25, 25 + 20 दैट इज़ 45। साइन कैसे देना होता है, प्लस माइनस प्लस देना होता है ये। तो यहाँ पर देखो क्या देना होगा, प्लस माइनस प्लस देना होगा, और क्या लिखेंगे हम लोग 45 लिखेंगे, और साइड में क्या लिखेंगे, लैम्बडा लिखेंगे, ठीक है। लैम्बडा के एक एक पावर कम करती जाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस होगा फिर से, लेकिन आखिरी वाला नंबर किससे रिलेट करके लिखना है, गिवन मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके जो वैल्यू आएगी वो इस यहाँ पर प्लेस करनी होगी, इक्वेशन के लास्ट वाले पार्ट पे यहाँ पर प्लेस करनी होगी। मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमें यहाँ पर प्लेस करना होगा। अगर डिटर्मिनेंट माइनस आएगा, क्या कहा, अगर डिटर्मिनेंट माइनस आएगा तो ये यहाँ इस साइन पे क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। कैसे, प्लस माइनस, अगर डिटर्मिनेंट आता है माइनस तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देंगे, इक्वल टू 0 प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलसी से गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है वो फाइंड आउट कर देता हूँ पहले। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 0, तो ये यानी कि हमें यहाँ पर आगे कोई कुछ टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमें लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलती है, देखो पहले तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा कॉमन बाहर आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 18 लैम्बडा प्लस 45, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो ये इक्वेशन हम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, लैम्बडा कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 18 लैम्बडा प्लस 45 बचेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, लैम्बडा इक्वल टू 0, या फिर ये वाला इक्वेशन इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, -18। 15 3 ज़ा 45 होता है, दोनों को माइनस साइन देंगे तो रूट्स क्या मिलेगा हमें, 0 3 और ये 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूट्स क्या लिखने हैं मुझे, 0 3 और ये 15 लिखने होंगे। साइड में क्या लिखेंगे, दीज आर द आइगन वैल्यूज़, साइड में सिर्फ इतना लिखेंगे आइगन वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो ये गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन में मैट्रिक्स कैसा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। इससे पहले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे मैट्रिक्स कैसा होता था, नॉन सिमेट्रिक होता था। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसके रूट्स कैसे, डिस्टिंक्ट है। बस यही एक पॉइंट है। इसके आगे हम लोग साथ में क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर रिपीटेड रूट्स होने के ऊपर हम लोग वो और एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे कंसेप्ट के ऊपर स्विच कर देंगे, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर क्लियर हो गया ये पॉइंट। इसके बाद हमें क्या करना होगा, आइगन वेक्टर्स निकालने का काम करना है अभी। ये आइगन वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या लिखा है, ये पुट लैम्बडा 1 कर दिया, लैम्बडा 1 इक्वल टू 0 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये a लिखा माइनस लैम्बडा 1, साइड में ये i लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये x लिखा इक्वल टू 0 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस लैम्बडा की जगह पे 0 कंसिडर करना है, ठीक है। ये ऊपर वाले मैट्रिक्स में लैम्बडा की जगह पे 0 प्लेस करके जो भी रहेगा वो मैट्रिक्स बनाना होगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा वो 8 माइनस 0 8, नीचे के एलिमेंट्स एज इट इज़, -6 एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़, ये -6 एज इट इज़, 7 माइनस 0 7 ही रहेगा, नीचे का एलिमेंट दैट इज़ -4, ये 2 -4 और ये 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके साइड में हमें लिखना है वेक्टर के एलिमेंट्स दैट इज़ x1 x2 x3, ये स्मॉल x1 x2 x3 है, स्मॉल x1 x2 x3 डिनोट कर देते हैं। ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या रहेगा आगे 0 0 0। इससे हम लोग 3 इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो 3 इक्वेशन क्या हो, देखो मैं सेकेंड और ये थर्ड वाले इक्वेशन बना देता हूँ। -6x1 + 7x2 -4 x3 लिख दिया इक्वल टू 0। और लास्ट वाला इक्वेशन क्या रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 -4 टाइम्स ऑफ x2 + 3 टाइम्स ऑफ x3, ठीक है। ये इक्वल टू 0। देयरफॉर ये देयरफॉर लिखा, इक्वेशन बना दिया हम लोगों ने। इक्वेशन बनाने के बाद हमें यूज़ करना होगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, या फिर सिंपली बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल यूज़ करते वक्त हमें सबसे पहले x1 लिखना है। x1 लिखने के बाद डिनोमिनेटर में 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसा प्लेस कर देना एक वैल्यू। तो 2/2 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट लिखना है एग्जैक्टली हमें। लेकिन x1 ऊपर लिखने के बाद फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखने हैं। वो कितने रहेंगे, 7 और -4, ठीक है। x2 और x3 के कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन से कितने आएंगे, 7 और -4, उसे फर्स्ट रो में पुट कर देना है x1 के नीचे। और वहीं पर भी अभी सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1
x2 और x3 के कोफिशिएंट पुट करना है सेकेंड रो में, वो कितने रहेंगे -4 और यहाँ पर आएगा 3 इज इक्वल टू, आगे इस सेंटर में -x2 ही पुट करना है, नीचे डिटर्मिनेंट प्लेस करना होगा 2/2 ऑर्डर का, वहाँ पर हमें x2 ऊपर लिखा है ना, तो नीचे फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोफिशिएंट वो कितने हो गए -6 -4, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोफिशिएंट वो कितने हो गए 2 और 3 हो गए, ठीक है। इक्वल टू ये x3 ऊपर लिखा, नीचे डिटर्मिनेंट का सिंबल 2/2 ऑर्डर के लिए, पहले फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन पे x1 और x2 के कोफिशिएंट दैट इज -6 और ये 7, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोफिशिएंट दैट इज 2 और ये -4 इज इक्वल टू, हमें उसको पुट कर देना है t। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये x1 अपॉन में क्या होगा 7 3 ज़ा कितना होता है, 7 3 ज़ा होता है 21 माइनस इंटू माइनस प्लस, सेंटर में पहले माइनस था, तो 21 - 16 करने पर आंसर कितना आएगा +5, तो यहाँ पर +5 लिख दिया इज इक्वल टू -x2 अपॉन ये -6 इंटू थ्री, -6 इंटू थ्री कितना रहेगा -18 होगा, -18 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा -8, बिफोर दैट माइनस है यानी कि क्या हो जाएगा +8, -18 +8 क्या रहेगा अपॉन में -10 रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू x3 अपॉन में -6 इंटू -4, 6 4 ज़ा 24 +24 -14, यहाँ पे बचेगा +10 इक्वल टू t। देखो 5 - 10 10, इनमें से हम लोग किसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 को एज अ कॉमन बाहर लेकर इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग छोटा कर सकते हैं ना, वो कैसा हो जाएगा x1 अपॉन 1 रहेगा, ऊपर माइनस है नीचे माइनस है तो माइनस साइन बैलेंस हो जाएगा, x2 अपॉन 2 लिखेंगे इक्वल टू x3 अपॉन 2 लिखेंगे इक्वल टू कर देंगे t, ठीक है। देयरफॉर हमें ये x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, x1 इक्वल टू 1 इंटू टी, सिंगल t हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 2t मिलेगी, और ये x3 की वैल्यू कितनी मिलेगी वो भी 2t मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये पहला वेक्टर मिला ना, हमें पहला वेक्टर मिला x इज इक्वल टू क्या मिला वो x1 कितना आया t, x2 कितना आया था 2t और x3 कितना आया था 2t आया था, ठीक है। इसमें से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, t को बाहर कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 2 2, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमें क्या लिखना होगा, हियर वेक्टर 1 2 2 फॉर्म द आइगन स्पेसेस फॉर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 0। देखो आगे क्या लिखना है, हियर वेक्टर 1 2 2 is a basis for the eigenspaces corresponding to लैम्बडा इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने आइगन स्पेसेस ये वर्ड यूज़ किया था, उसके कारण हम लोगों ने वेक्टर को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, या फिर मेंशन कर दिया। अदरवाइज क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा जाता था कि फाइंड आउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते थे, हेयर द वेक्टर 1 to 2 इज द रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू 0, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, नाउ पुट लैम्बडा 2 इज इक्वल टू सेकेंड वाला रूट, उसको हम लोग 3 कंसिडर कर लेते हैं, अभी एक 15 भी था उसको लास्ट में करेंगे। नाउ टू पुट लैम्बडा 2 इक्वल टू 3 इन a माइनस लैम्बडा 2 आई क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0, बाजू में लिखेंगे ओ इक्वेट, ठीक है। यहाँ पर a मैट्रिक्स कैसे आएगा, देखो ये शुरुआत में था ना कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखा हुआ, वहाँ पर अब हम लोग अभी लैम्बडा की जगह पर कितना कंसिडर करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे, तो 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, और नीचे के एलिमेंट्स एज इट इज़ दैट इज़ -6 और 2 एज इट इज़ लिखना होगा, 5 - 6 2, उसको लिखना एक मैट्रिक्स के अंदर, ये 5 - 6 और ये 2 लिखा। अभी देखो 7 - 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -6 4 और नीचे -4, -6 4 और नीचे -4। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, अभी देखो 2 - 4 तो एज इट इज़ लिखेंगे, 2 - 4 ये एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पर 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 एज इट इज़ पुट कर दिया, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद क्या लिखना है हमें, x1 x2 x3 लिख देना है, तो ये x1 x2 x3 लिख दिया, और राइट साइड में रहेगा 0 0 0, ठीक है। ये जो x1 x2 x3 है ना, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज ये जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स के अंदर तीनों रोज कैसे अलग अलग है, इसके कारण हम लोग है ना क्रैमर्स रूल यूज़ कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल्स के लिए कंडीशंस क्या होती है,
कोई भी दो इक्वेशन हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे उनके कोएफिशिएंट अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर सबके कोएफिशिएंट सेम रहेंगे तब हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी दो इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहला वाला और लास्ट वाला इक्वेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। देयरफॉर लिख दिया 5 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 लिखा इक्वल टू क्या रहेगा 0। लास्ट वाला इक्वेशन सेलेक्ट करें तो 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 0 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना होगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल या फिर जस्ट बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्या लिखा है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो तो ऊपर x1 लिख देंगे। ऊपर x1 लिखने के बाद नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसा एक प्लेस बना देना है। उसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखने हैं। वो कितने लिखने होंगे -6 और 2। और नीचे सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के एलिमेंट लिखने हैं इन सेकेंड रो, दैट इज -4 और ये 0 हो जाएगा। इक्वल टू फिर बीच में देना है -x2 लिखना है। यहाँ पर माइनस साइन देना भूलना नहीं, अगर यहाँ पर माइनस साइन देना भूल जाते तो सम रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बेस में -x2 ही देना है। फिर नीचे फिर से 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसा जगह बनाना है। और फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 x3 के कोएफिशिएंट, x1 का है 5, x3 का है 2, ठीक है। नीचे सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट वो कितने रहेंगे 2 और 0 हो जाएंगे। इज इक्वल टू यहाँ पर ऊपर कितना लिखा x3, नीचे डिटरमिनेंट के अंदर क्या लिखना है, पहले तो फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 x2 के कोएफिशिएंट दैट इज 5 -6। अभी सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट वो रहेंगे 2 और -4। डिटरमिनेंट में दिखने चाहिए, डिटरमिनेंट की लाइंस ट्राई करो आप लोग की वर्टिकल होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी टिल्ट हुई है लेकिन वो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, ये राइट साइड में t होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये x1 अपॉन 6 इंटू 0 0 रहेगा, एक माइनस साइन आएगा उसके पहले। 4 इंटू 2 क्या रहेगा -8, बिफोर दैट माइनस साइन यानी कि वो +8 हो जाएगा। इक्वल टू ऊपर -x2 है, 5 इंटू 0 0 रहेगा, 2 2 सा कितना 4, लेकिन बीच में आगे माइनस साइन होता तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू x3 अपॉन में 5 इंटू -4 -20, 5 इंटू -4 -20, 2 इंटू -6 -12, उसके पहले एक माइनस साइन यानी कि वो +12, -20 + 12 कितना हो जाएगा -8 रहेगा इज इक्वल टू t, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 8 4 8, इसमें से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं 4 से, ठीक है। तो 4 अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऊपर माइनस नीचे माइनस बैलेंस, नीचे कितना होगा या x2 के नीचे 1 होगा, इक्वल टू ऊपर x3 अपॉन -2 हो जाएगा इक्वल टू t, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू हमें मिला 2t, x2 मिला सिंगल t और x3 कितना मिला -2t मिला, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देयरफॉर हम लोग जो वेक्टर होता है आइगन वेक्टर होता है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकेंड आइगन वैल्यू इसके लिए आया था, इसलिए इसके कारण हम लोग यहाँ पर कैपिटल X लिखने के बाद सबस्क्रिप्ट में 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल नहीं लिख रहे, इसको सिर्फ आइगन वेक्टर को हम लोग कैपिटल X से ही डिनोट कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट में हम लोग x2 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि x2 नहीं सिर्फ यहाँ पर 2 और x तो ये आइगन वेक्टर का इनिशियल लिखा हुआ है, लेकिन वो सबस्क्रिप्ट में लिखने वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ, सिंपली इसको कैपिटल X से डिनोट कर रहे हैं सेकेंड आइगन वेक्टर को। तो उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, x1 x2 x3, ये एलिमेंट्स तो होंगे ही ना। तो x1 की वैल्यू कितनी आई थी वो लिखनी पड़ेगी 2t, x2 की वैल्यू t और x3 की वैल्यू -2t। इसमें से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, सिंपली t को बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा 2 1 -2 बचेगा। तो लास्ट में ये जो 2 1 -2 आया है ना वही है हमारा आइगन वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर वेक्टर 2 1 -2 2 1 -2 फॉर्म या फिर इज अ बेसिस फॉर द आइगन स्पेसेस corresponding to लैम्बडा इक्वल टू कितना 3 था, राइट। इसके बाद हमें अभी लैम्बडा इक्वल टू 15 ये वैल्यू कंसिडर करनी होगी। नाउ टू फाइंड के बजाय हम लोग लिख सकते नाउ पुट लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 15 इन a माइनस लैम्बडा 3 लिखा है यहाँ पर, i ब्रैकेट के बाहर x लिखा इक्वल टू 0, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू 15 होने पर x ये वेक्टर क्या आएगा या फिर x ये आइगन वेक्टर क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है अभी।
जब हम लोग लैम्बडा इक्वल टू 15 की वैल्यू लेंगे तो डिटरमिनेंट देखो क्या बन जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक ओपनिंग मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स क्या बन जाएगा देखो। लैम्बडा की जगह पर है 15, तो 8 माइनस 15 करने पर आंसर कितना आएगा -7, तो ये -7 लिखेंगे। नीचे के एलिमेंट्स एज इट इज लिखने हैं, -6 और ये 2, ये -6 एज इट इज रहेगा। 7 माइनस 15 करने पर कितना हो जाएगा -8, तो ये -8 लिखा। नीचे का एलिमेंट्स एज इट इज, दैट इज -4, ये 2 एज इट इज, ये -4 एज इट इज। 3 माइनस 15 कितना रहेगा -12 हो जाएगा। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके साइड में लिखेंगे हम लोग x1 x2 x3 और राइट साइड में 0 0 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखो इसके साइड में लिखना है x1 x2 x3, उसके राइट साइड में लिखना है 0 0 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम एक क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्यों अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर तीनों रो के कोएफिशिएंट अलग अलग है, ठीक है, या फिर तीनों रो के एलिमेंट्स अलग अलग है। इसके कारण जो भी इक्वेशंस बनेंगे उन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी दो इक्वेशन यूज़ करने होंगे हमें वाइल यूजिंग या फिर परफॉर्मिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो हम लोग पहले कोई भी दो इक्वेशन बना लेते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट वाला इक्वेशन कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा अपना -7 टाइम्स ऑफ x1 -6 टाइम्स ऑफ x2 +2 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0 लिया। एंड लास्ट वाला इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ x1 -4 टाइम्स ऑफ x2 -12 टाइम्स ऑफ x3 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल क्या होगा देखो, लेफ्ट साइड में ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो x1 लिखेंगे, ये x1 लिखा। नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा तो ऐसी प्लेस बना दी, इक्वल टू बीच में -x2, उसके भी नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसे कर दिया। उसके आगे इक्वल टू x3 लिखा ऊपर, और नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनने का ऐसा स्पेस बना दिया, और इक्वल टू क्या लिखा 2 लिखा। x1 के नीचे फर्स्ट रो में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट लिखने, दैट इज -6 और 2। अभी x यहाँ पर सेकेंड रो में क्या लिखना है, सेकेंड इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट, दैट इज -4 और ये -12 हो जाएगा। ठीक है, x2 के नीचे फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट, दैट इज -7 और ये 2, और उसके नीचे क्या रहेगा, सेकेंड इक्वेशन के आए हुए, यानी कि ये जो सेकेंड इक्वेशन था हमारा उसके आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट, दैट इज 2 और ये रहेगा -12। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे x3 के नीचे फर्स्ट रो में हमें क्या यूज़ करना है, x1 x2 के कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के, दैट इज -7 -6, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट, दैट इज 2 और ये -4 रहेगा। ठीक है, इक्वल टू कितना लिखा है वो राइट साइड में t लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x1 ऊपर का, नीचे क्या आ जाएगा -6 × 12, 12 6 72 हो जाएगा। 72 माइनस कितना करना हमें, माइनस ऑफ माइनस करना होगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, सिंपली 80 लिख देंगे, राइट। इक्वल टू में क्या करेंगे, अभी देखो ये ऊपर -x2 रहेगा अपॉन में 7 12 7 था, तो 12 7 से 84 हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो +84 -2 2 ज़ा 4, यानी कि 84 - 4 करने पर कितना आएगा, सिंपली 80 आ जाएगा। इक्वल टू आगे x3 लिखा ऊपर, नीचे -7 × -4, -7 × -4 कितना हो जाएगा, +28, +28 में 2 × -6, यानी कि आगे माइनस होगा तो +12 ऐड करना होगा। 28 + 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 80 और 40 में से हम लोग किस नंबर को एज अ कॉमन लेकर बाहर छोटा कर सकते हैं, 40। तो ये x1 अपॉन इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इक्वल ये माइनस, नीचे माइनस रहेगा, ये x2 अपॉन -2 कर देंगे, और राइट साइड में कितना हो जाएगा, ये x3 अपॉन 1 हो जाएगा। इक्वल टू लिख देंगे t। ठीक है, तो देयरफॉर हमें यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर x1 इक्वल टू 2t, कॉमा x2 इज इक्वल टू -2t, और x3 इक्वल टू कितना मिलेगा, t मिलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमें थर्ड आइगन वेक्टर कैसा आएगा देखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू, पहले तो अंदर एलिमेंट लिख दे x1 x2 x3। ठीक है, इक्वल टू ऊपर क्या लिखा 2t, सेंटर में लिखा -2t, और लास्ट में क्या लिखा t लिखा। तो इसमें से हम लोग आगे t को कॉमन बाहर ले सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या आएगा, एलिमेंट्स 2 -2 और ये 1 आएगा, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है,
तो लास्ट में हमें लिखना होगा देयरफॉर द वेक्टर, या फिर हियर द वेक्टर, वेक्टर के एलिमेंट्स क्या है अपने पास 2 - 2 1 is a basis for the eigenspaces corresponding to लैम्बडा इक्वल टू कितना 15। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यानी कि हर एक आइगन वैल्यूज़ के ऊपर हमें क्या मिला है, आइगन वेक्टर मिला है। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑल्सो वेरीफाई दैट द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ टू चेक वेदर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, नाउ टू चेक वेदर the vectors are linearly independent। ठीक है, इंडिपेंडेंट। तो हम लोगों को वेक्टर कैसे आए थे, कॉलम में आए थे, लेकिन वेक्टर का जब हमें चेक करना है वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, उस केस में हम लोगों को वेक्टर कैसे लिखने होंगे, रो में लिखने होंगे। ठीक है, तो पहला वेक्टर हमें क्या आया था, देखो फर्स्ट वेक्टर हमें मिला था 1 2 2। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लैम्बडा 1 = 0 लिया है ना, तो उस केस में हमें वेक्टर कितना आया था 1 2 2। तो हमें उसको रो में लिखना है 1 2 2 लिख दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लैम्बडा 2 = 3 लेने पर वेक्टर कितना आया था, देखो ये लैम्बडा 2 = 3 लेने पर वेक्टर कितना आया था हमें 2 1 - 2 ये आया था ना। लेकिन उसको कैसे लिखना है, रो मैट्रिक्स में लिखना है, कॉमा दिया, ये सेकेंड वेक्टर x2 2 1 -2 आया था। एंड x3 वेक्टर क्या आया था हमारे पास, देखो लास्ट में ये 2 - 2 1 आया हुआ दिख रहा है ना, उसको रो में लिखना है 2 - 2 1 आया हुआ, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, ये चेकआउट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन इस तरीके से होती है, लेट कंसीडर k1 साइड में x1 लिखा प्लस k2 साइड में x2 लिखा प्लस k3 साइड में x3 लिखा। जितने वेक्टर है उतने वेक्टर के साथ कांस्टेंट k1 k2 k3 मल्टीपल कर उनका ऐड करके राइट साइड में इक्वल टू में कितना देना होगा, हमें नल मैट्रिक्स दैट इज 0 देना होगा। इसके आगे हम लोग ये k1 कांस्टेंट एज इट इज लिखेंगे। जो x1 वेक्टर था यानी कि x1 वेक्टर लिखना होगा 1 2 2 प्लस अभी ये k2 लिखा एज इट इज x2 वेक्टर 2 1 -2, अभी आगे k3 लिखकर x3 वेक्टर दैट इज व्हाट 2 - 2 1 इक्वल टू क्या रहेगा, डायरेक्टली हम लोग एक ही बार 0 लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें इससे एक इक्वेशन बनाने होंगे। ये k1 1 के साथ जाएगा तो ये k1 लिखा, k2 2 के साथ जाएगा तो ये 2 k2 लिखा, और ये k3 2 के साथ जाएगा तो अगेन 2 k3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इस सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, k1 इस 2 के साथ जाएगा तो 2k1, k2 इस 1 के साथ जाएगा तो प्लस k2, और ये k3 सेंटर वाले -2 के साथ जाएगा तो ये -2 k3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2k1 k2 -2 के साथ जाएगा तो -2 k2, और ये k3 1 के साथ जाएगा तो प्लस k3 लिखेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो भी इक्वेशंस आए हैं अभी हमारे पास, हमें उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे राइटिंग अबव इक्वेशन मैट्रिक फॉर्म, राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, देखो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया मैट्रिक्स के लिए, तो 1 2 2 ये एलिमेंट्स है ना, तो 1 2 2 लिख दिया। उसके बाद 2 1 -2 2 1 -2 लिख दिया, 2 -2 1 2 -2 1 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर क्या आएगा, k1 k2 k3 k1 k2 k3 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं करना होता है। जब हमें ये चेक करना होता है कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट, उस केस में क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं करना है, इतना याद रखो। तो हम लोग करेंगे क्या, लेफ्ट साइड में जो भी मैट्रिक्स दिख रहा है ना हमें, उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। कि इसमें कन्वर्ट करना है हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि A11 पोजीशन पे कोई भी नंबर चलेगा, वो नंबर यूज़ कर हम लोग नीचे के एलिमेंट 0 लाएंगे,
उसके बाद A22 पोजीशन पे कोई भी नंबर चलेगा, वो नंबर यूज़ कर हम लोग नीचे के एलिमेंट ज़ीरो लाएंगे। इसके बाद A33 पोजीशन पे कोई भी नंबर चलेगा, वो नंबर यूज़ कर हम लोग नीचे के एलिमेंट ज़ीरो लाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड में जो भी मैट्रिक्स आया उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 1, ये तो फर्स्ट रो का पार्ट है, तो वो 1 यूज़ करके मुझे उसके नीचे के एलिमेंट ज़ीरो लाना है, यानी कि R2 की प्लेस पे आया हुआ ये 2 एलिमेंट ज़ीरो लाना है, और R3 इस रो में आया हुआ ये वाला 2 हमें ज़ीरो लाना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग अचीव, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, कॉमा दिया, और ये R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। लेफ्ट साइड में R2 और R3 लिखा है, इसका मतलब उन्हीं रो में चेंजेस होगा, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। देखो फर्स्ट रो एज इट लिखना होगा ना, तो हमें 1 2 2, यहाँ पर क्या K1 K2 K3, K1 K2 K3 इज इक्वल टू ये 0 0 0 एज इट इज रहेगा, 0 0 0। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं तो वो एज इट इज लिखा, यहाँ पर ये 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 - 4 कितना हो जाएगा, -3, -2 इंटू 2, यानी कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -2 + 4, यहाँ से 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो कितना रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा ये वाले प्लेस पे। 1 - 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 रहेगा ये वाले प्लेस पे। सिंपल सिली मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, देखो ये R2 की प्लेस पे कितना है, -2 है, और ये -2 इंटू 2 होगा तो ये -4 होगा, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, -2 + 4 ऐड कर दिया, ये माइनस साइन कंसिडर नहीं किया था, तो ये माइनस साइन होने के कारण यहाँ पे क्या बचेगा, -6 आएगा, यहाँ पर ये माइनस साइन और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसी तरीके से ये भी R3 की जगह पे है कितना है, -2 है, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6 होगा, यहाँ ये माइनस और आगे 6, ठीक है। छोटा सा करेक्शन था, माइनस की जगह पे मेरे माइंड में प्लस आ गया था, उसके कारण ये नंबर्स रॉन्ग हुए थे। तो ये हो सकता है, बहुत ही चांसेस कॉमन है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए, तब जाके फिर सम राइट आएगा अपना, ठीक है। तो उसके लिए एक ही तरीका रहेगा, क्वेश्चन को फिर से हमें एक बार थोड़े थोड़े स्पीड में जाते हुए क्रॉस चेक भी करते रहना है, ठीक है। तो अभी ये लिखा हुआ पार्ट हमारा सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया था, यहाँ पर कोई भी नंबर रहने दो, नीचे का एलिमेंट्स हमें जीरो लाना होगा, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, R3 की जगह पे है कितना, -6 है, राइट, -6 में +6 करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये क्या लिखा, R3 -6 है, +6 कैसे हो सकता है, 20 -3 को 2 से इंटू करने पर, +2 से इंटू करने पर, ठीक है, +2 से इंटू करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -3 को अगर +2 से इंटू करेंगे तो -6 होगा, तो -6 में ऐड करेंगे -12 बनेगा, तो इसके कारण यहाँ पे -2 R2 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, R3 लिखा है, यानी कि R3 रो में ही चेंजेस होंगे, R1 और R2 इस रो में चेंजेस नहीं होंगे, तो उन्हें एज इट इज लिखना होगा। तो ये 1 2 2 0 -3 -6 एज इट इज लिखा। यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएंगे, देखो ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद अभी देखो ये -3, ये -3 कौन किस रो का हिस्सा है, R3 रो का हिस्सा, तो -3 साइड में -2 इंटू ये हो जाएगा -6, -2 इंटू -6 + 12, 12 - 3 कितना आएगा, यहाँ पर आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में क्या है अपने पास, कांस्टेंट K1 K2 K3 है, और उसके आगे इक्वल टू देकर हमें यूज़ करना है 0 0 0 0 0 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं तो इक्वेशंस कैसे रहेंगे देखना, K1 + 2 टाइम्स ऑफ K2 + 2 टाइम्स ऑफ K3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये 0 K1 रहेगा, ये -3 टाइम्स ऑफ K2 -6 टाइम्स ऑफ K3 इक्वल टू 0। उसके बाद 9 टाइम्स ऑफ K3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें K3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर K3 0 है तो हमें K2 भी कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा। अगर K2 K3 दोनों 0 है तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। K3 0 हो मिला, देयरफॉर K2 इक्वल टू K1 इक्वल टू वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर सारे केस की वैल्यू, यानी कि जो कांस्टेंट थे K1 K2 K3, अगर सारे केस की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो इन दैट केस गिवन वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहा जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड नहीं हो रहे एक दूसरे के ऊपर किसी भी रिलेशन से, ठीक है। तो देयरफॉर इन दिस केस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं देयरफॉर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
इस क्वेश्चन के साथ हम लोग ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने किस टाइप के सम्स किए, मैट्रिक्स कैसे दिया होता, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया होता और आइगन वैल्यूज़ कैसे थी, डिस्टिंक्ट थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा हमारे पास और उसमें से आइगन वैल्यूज़ कैसे होगी, रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ होगी। ठीक है, ऑलरेडी ये कंसेप्ट हमारा हो चुका है, जस्ट मैट्रिक्स का नाम अलग हो रहा है। पहले हम लोगों ने नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर ये कंसेप्ट की, यानी कि रिपीटेड आइगन वैल्यूज़ और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के सम्स के। बाद में सेम कंसेप्ट हम लोग अभी कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो आज के लिए हुए सम में या प्रॉब्लम में कहीं पर भी अगर डाउट होता है सिंप्लीफिकेशन में या फिर कंसेप्ट में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।